नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जल का अवशोषण। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, इसे हम विभिन्न क्लासेस के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पादप जो है इसके किस भाग के द्वारा जो है जल का अवशोषण किया जाता है, जल की आवश्यकता क्यों होती है, भूमि के अंदर उपस्थित जल जो है ये किस किस फॉर्म में उपस्थित होता है, और इनमें से हमने पढ़ा था कि कैपिलरी वाटर जो है यह पादपों के द्वारा अवशोषित किया जाने वाला जल होता है। इतने सभी प्रकार में से एकमात्र कैपिलरी वाटर ही प्लांट जो है अवशोषित करते हैं, और हमने विभिन्न डायग्राम्स के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया था कि कौन कौन से वाटर जो है पादप पादप को अवेलेबल हो सकते हैं और पादप उनमें से किस प्रकार के पानी को अब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है। और फाइनली हमने संपूर्ण मृदा जल को डिवाइड किया था। इस संपूर्ण मृदा जल जो है जो कि सोइल में प्रेजेंट होता है उसे हमने होलार्ड कहा था, जिसे प्लांट ग्रहण कर सकते हैं, जिसे प्लांट अब्जॉर्ब कर सकते हैं उसे हमने क्रिसार्ड कहा था, और जिस वाटर की फॉर्म को प्लांट अवशोषित नहीं कर सकते हैं उसे हमने इकार्ड कहा। इसके बाद हम आज की क्लास शुरू करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू प्लांट्स, पादप को किस प्रकार से जल अवेलेबल होता है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पादपों को जल की विभिन्न फॉर्म में से, सोइल वाटर की विभिन्न फॉर्म में से केवल और केवल कैपिलरी वाटर, जिसे हम केशिका जल प्राप्त कहते हैं, वही प्राप्त होता है। पादप केवल उसी जल को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जो गुरुत्वीय जल होता है, ग्रेविटेशनल वाटर जिसे कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रताग्राही जल है, या अपवाहित जल है, रन ऑफ वाटर है, ये सभी जल के ऐसे प्रकार है, केमिकली बाउंड वाटर है, ये सोइल में उपस्थित वाटर के ऐसे प्रकार है जिन्हें प्लांट अब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो एकमात्र जो है कैपिलरी वाटर को ही प्लांट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब क्योंकि कैपिलरी वाटर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो प्लांट को वाटर जो अवेलेबल है किस चीज पर डिपेंड करेगा कि मृदा जो है, मृदा के कणों के बीच में कितनी कैपिलरीज बनती है। कैपिलरीज का जो जाल बनता है उसे हम कैपिलरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो मृदा के कणों के बीच में जो कैपिलरीज बनती हैं वो कैपिलरीज जो है किस प्रकार से बनी हुई है, कितना विस्तृत रूप से वो फैली हुई है, और उनके अंदर कितनी मात्रा में कैपिलरी वाटर उपस्थित है। तो ये जो कैपिलरी सिस्टम है, ये कैपिलरी वाटर की अवेलेबिलिटी है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है सोइल पार्टिकल्स की साइज के ऊपर। यानी जो सोइल होती है उस सोइल के अंदर जो कण होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, और सोइल पार्टिकल्स के कणों का आकार किस प्रकार से होता है ये सारा इसी पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी कैपिलरीज बनेंगी और कितना पानी इसके अंदर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सोइल स्ट्रक्चर के ऊपर देख लेते हैं कि सामान्यतया जो है कि ऐसे सोइल के कण सामान्यतः 2 mm 2 मिलीमीटर से ऊपर आकार के जो कण हैं उन्हें हम ग्रेवल या स्टोन्स कह देते हैं, उन्हें हम बजरी या पत्थर कह देते हैं। 2 mm से ऊपर के कणों को हम बजरी या पत्थर बोल देते हैं, जो सामान्यतः सोइल के पार्ट नहीं होते। सोइल जो है, सोइल के अंदर सामान्यतः 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है कोर्स सैंड या मोटी रेत, जिसके कणों का आकार सामान्यतः बड़ा होता है। 0.2 से 2 mm के बीच में कणों का आकार होता है। एक छोटा सा हमने डायग्राम भी बनाया है यहाँ पर जो कणों के आकार को दिखाने के लिए। कोर्स सैंड जो सामान्यतः रेतीले टीले होते हैं, राजस्थान में जो रेतीले टीले पाए जाते हैं वहां पर आप देखोगे कि मृदा के कण बहुत मोटे होते हैं। तो इस प्रकार की जो मोटे कणों वाली मृदा होती है जिसमें सोइल पार्टिकल्स जो है, सोइल के कण जो है बहुत ही मोटे होते हैं, 0.2 से 2 mm के साइज के होते हैं, इन्हें कोर्स सैंड बोलते हैं। इससे कम आकार के जो मृदा के कण होते हैं वहां पर उसे फाइन सैंड बोलते हैं या बारीक रेत बोल देते हैं। ये भी हमारे रेगिस्तान में पाई जाने वाली मृदा है। यहाँ पर उनके कणों का आकार 0.02 से 0.2 mm के बीच में होता है। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटर के हिसाब से देखें तो इनकी कोर्स सैंड की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो छोटे कण होते हैं जिसे सिल्ट या गाद कहते हैं, इसके कण बहुत छोटे होते हैं। ये 0.002 से 0.02 mm आकार के होते हैं,
इतने छोटे होते हैं कि सामान्य आंखों के द्वारा इन्हें पहचान करना, प्रत्येक कण को अलग अलग देखना पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम जो कोर्स सैंड है, फाइन सैंड है, इनके कणों को हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सिल्ट के कणों को हम आगे आंखों से नहीं देख सकते। और उससे भी ज्यादा छोटे कणों वाली जो सोइल है उसे क्ले सोइल कहते हैं, और इसे चिकनी मिट्टी भी हम कह देते हैं, क्योंकि इसके कणों का आकार 0.002 mm से भी कम होता है, यानी इसके कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो सोइल है ये अवेलेबल होती है। अब इन सोइल के अकॉर्डिंग इनमें कैपिलरी किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है ये हम देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। जो कोर्स और फाइन सैंड होती है, जो मिट्टी है सामान्यतः सैंड जिसे कह सकते हैं हम, जो सैंडी सोइल जो है रेगिस्तानी आवास में वाली, इनके कण चूंकि बड़े होते हैं। अब चूंकि बड़े कण हैं तो बड़े कणों के बीच में छिद्र भी अधिक उपस्थित होंगे, तो इस प्रकार इनकी पोरोसिटी अधिक होती है। बड़े बड़े कण होने के कारण इनके बीच में बड़े बड़े छिद्र भी उपस्थित होते हैं, और चूंकि जब छिद्र बहुत ज्यादा उपस्थित है तो जो भी बरसात का पानी या सिंचाई का पानी आएगा, यह पानी जो है इसमें मोटे छिद्रों की वजह से इसके अंदर रुक नहीं पाता है। मोटे कण होते हैं इसलिए ये रुकने में सक्षम नहीं होता है, और इसीलिए जब बारिश का पानी, सिंचाई का पानी आता है, इस पानी को ये कम रोक पाते हैं, उसे होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें बहुत ही कम होती है। तो ऐसी सोइल जो है, जो रेतीली भूमि है, इस ऐसी मृदा जो है, इसके अंदर मृदा के बीच में कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज बहुत बड़ी बड़ी कैपिलरीज बनती है जिनका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके अंदर पानी को रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, और पानी जो है इनके छिद्रों से परकोलेट होते हुए, छिद्रों से रिसते हुए फाइनली ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है, यानी ये पानी को रोकने में ज्यादा सक्षम नहीं होते। हम भी देखते हैं कि हम रेगिस्तानी आवास में रहते हैं, बारिश होती है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रेत के जो टीले होते हैं इसके ऊपर पानी जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, सारा का सारा पानी जो है ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये पानी अब्जॉर्ब होकर वाटर टेबल के अंदर चला जाता है। जबकि जो क्ले सोइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, जिसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है, उनके अंदर क्या होता है कि इनमें मृदा के कणों का आकार बहुत ही छोटा है, इसलिए इनके कणों के बीच में असंख्य कैपिलरीज डेवलप होती है। कैपिलरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा इनका रिच पाया जाता है। इन कणों का आकार बहुत छोटा है, बहुत अधिक कैपिलरीज बनती है, और कैपिलरीज जो बनती है, इन कैपिलरी का व्यास जो है बहुत ही कम होता है। फिजिक्स में हम कैपिलरी थ्योरी पढ़ते हैं तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि कैपिलरी जो होती है, जो केशिका होती है, इसका व्यास इतना कम होता है, इसके अंदर पानी को रोकने की क्षमता उतनी ही अधिक पाई जाती है। आप बॉल पेन यूज करते हो, बॉल पेन का जो रिफिल होता है वह कैपिलरी सिस्टम से बना होता है। इसके अंदर जो स्याही होती है वो कैपिलरी सिस्टम, स्याही जिस रिफिल के अंदर डली होती है उसका व्यास बहुत ही कम होता है, और ये स्याही को रोके रखने का काम करता है। तो सेम इसी प्रकार से क्ले सोइल के अंदर भी कैपिलरीज बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं, और इसीलिए पानी को अत्यधिक समय तक रोके रखने का काम करती है। पानी को रोके रखने की जो वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी जो है इनकी बहुत ही अधिक होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अवगुण यहाँ पर आ जाता है कि इनकी जो कैपिलरी इतनी संकरी होती है, इतनी कम व्यास की होती है कि इसके अंदर वायु की उपस्थिति बहुत ही कम होती है, और जब इसमें पानी आ जाता है, पानी आने के बाद इसमें वायु का पूर्णतया अभाव हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मृदा जो है पानी से संतृप्त हो जाती है। हम देखते हैं बारिश के समय जहां पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है, वहां पर पानी जो है लंबे समय तक पड़ा रहता है। मिट्टी के द्वारा पानी अवशोषित करने की क्षमता होती है, उसके पानी लंबे समय तक वहां पर रुका हुआ रहता है, क्योंकि ऐसी मिट्टी की जल को रोके रखने की क्षमता, उसको होल्डिंग करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि कैपिलरी सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पर हवा का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से पादपों की जो जड़ें हैं उन्हें श्वसन क्रिया हेतु पर्याप्त मात्रा के अंदर वायु उपलब्ध नहीं होती है, और जड़ों को जब श्वसन करने हेतु पर्याप्त मात्रा वायु उपलब्ध नहीं होगी तो जड़ें जो है निष्क्रिय हो जाएंगी, और पानी होते हुए भी ऐसे जल को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। आप समझिएगा यहाँ पर कि क्ले सोइल जो है, यहाँ पर पानी अवेलेबल है, वाटर लॉगिंग पाई जाती है, जल से संतृप्त मृदा है, लेकिन क्योंकि वायु नहीं है, वायु नहीं होने से जड़ें निष्क्रिय हो जाती हैं और जल को अवशोषित नहीं कर पाती है। तो जल के मृदा में उपस्थित होते हुए भी पादप अगर जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकली ड्राई सोइल। तो ऐसी जो चिकनी मिट्टी है इसे हम
कार्यकीय रूप से शुष्क मृदा कहते हैं, कार्यकीय रूप से शुष्क मृदा या फिजियोलॉजिकली ड्राई सोइल। अब इनके बीच में एक सोइल रह जाती है जिसे हम सिल्ट सोइल कहते हैं, सिल्ट या गाद प्रकार की मृदा। ये जो है इसके कण के आकार चूंकि सैंडी सोइल से छोटे होते हैं, इसलिए इसके जल को रोके रखने की क्षमता सैंडी सोइल की तुलना में अधिक होती है। और इनके कणों का आकार चूंकि क्ले सोइल से बड़ा होता है, इसलिए इनकी तुलना में ये जल को रोके रखने की क्षमता कम होती है। तो इनके बीच की सोइल है सोइल, सैंडी सोइल और क्ले सोइल के बीच की जो मृदा है उसे हम सिल्ट सोइल कहते हैं। अब यहाँ से एक मिक्सचर तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं लोम सोइल या दोमट मृदा, जिसे दोमट मिट्टी बोलते हैं। आपने छोटी क्लास में बहुत पढ़ा है कि पादपों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वह दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी अपने आप में कोई मिट्टी नहीं है, किसी मिट्टी का प्रकार नहीं है, वास्तव में यह एक मिश्रण है जहां पर हम जो सैंडी सोइल है, क्ले सोइल है और सिल्ट सोइल है, तीनों प्रकार की सोइल को मिलाकर हम एक मिश्रण तैयार करते हैं और इस मिश्रण को ही हम लोम सोइल कहते हैं, दोमट मृदा कहते हैं। अब इस मिश्रण की खास बात क्या हो जाएगी कि इस मिश्रण के अंदर पर्याप्त मात्रा में वातन एयर उपस्थित होती है। पर्याप्त मात्रा में वायु होने की वजह से जड़ें जो है यह उपयुक्त रूप से यह बहुत अच्छे तरीके से श्वसन करने में सक्षम होती है। दूसरा, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा के जल रोके रखने की क्षमता भी बहुत ही अच्छी होती है। तो दोमट मिट्टी जो है इसी वजह से, इन दोनों कारणों की वजह से पादपों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। हालांकि दोमट मिट्टी में भी कुछ पौधों के अनुसार इसमें परिवर्तन कर देते हैं। ऐसी दोमट मिट्टी जिसमें सोइल सैंडी सोइल अधिक हो उसे हम सैंडी लोइम कह देते हैं, और ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले सोइल अधिक हो उसे हम क्ले लोम कह देते हैं। तो दोमट मिट्टी में उपस्थित जो सैंड की मात्रा या क्ले की मात्रा है उस आधार पर हमने दो भागों में विभक्त कर दिया। यहाँ पर हमने देखा कि मिट्टी जो है इसमें विभिन्न आकार के कण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखने को समझ में आती है कि मिट्टी के कण जितने बड़े होंगे उसकी जल को रोके रखने की क्षमता उतनी ही कम होगी, लेकिन उसमें उतनी ही अधिक मात्रा में वायु भी उपस्थित होगी। और मिट्टी के कण जितने छोटे होंगे उसके जल रोके रखने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वह उतनी ही अधिक होगी, लेकिन उसके अंदर एयर जो है वह उतनी ही कम मात्रा में उपस्थित होगी। और इसीलिए हमने एक मिश्रण तैयार किया है, मिक्सचर जो तैयार किया है तीनों प्रकार के सोइल का, जो कि पादपों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और इसे हम दोमट मिट्टी या लोम सोइल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से विभिन्न अवस्थाओं के अंदर हम पादप के द्वारा अवशोषित जल और मृदा में उपस्थित जल के बीच में संबंध को देखने का प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट डायग्राम है। इस फर्स्ट डायग्राम ने हमें क्या दिखाया है कि पादप को जल जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सिंचाई के द्वारा अथवा बारिश के कारण अत्यधिक मात्रा में जल उपलब्ध है। और यह जो जल है इतनी अधिक मात्रा में है कि धीरे धीरे मिट्टी की जो इसे रोके रखने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इससे बहुत ज्यादा अधिक है। और ये जल जो है धीरे धीरे परकोलेट होकर, धीरे धीरे रिस कर ये फाइनली ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर चला जाता है, वाटर टेबल के अंदर धीरे धीरे जाता रहता है। तो ग्राउंड वाटर है इसके अंदर जाता रहता है। तो इतना अधिक पानी अवेलेबल है कि जड़ें इसे रोकने रखने में सक्षम, मिट्टी जो है इसे रोके रखने में सक्षम नहीं है, और पानी जो है धीरे धीरे जो है ये वाटर टेबल में जाता रहता है। लेकिन पानी उपस्थित होने के बावजूद भी पौधा जो है मुरझाया हुआ है। पीले कलर का आप देख रहे हो, प्लांट जो विल्टेड है ये मुरझा गया है, क्योंकि पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वायु उपलब्ध नहीं है। और पर्याप्त मात्रा में वायु उपलब्ध नहीं है, इसलिए जड़ें जो है इस पानी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जड़ें जो है यहाँ पर कम विकसित है और पादप की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, क्योंकि जड़ें जो है वायु की अनुपस्थिति में श्वसनकारी क्रिया नहीं कर रही, और श्वसन क्रिया नहीं करने से ये जल को अवशोषित करने में असक्षम होती है। और पानी होते हुए पौधा जो है मुरझाया हुआ है, पीला पड़ गया है, इसे कह देते हैं विल्टिंग। पादप विल्टिंग है, पादप का मुरझाना। और ये क्यों मुरझा गया है कि पादप जो है जल को अवशोषित नहीं कर पाया, और ऐसी सोइल जो है इसे फिजियोलॉजिकल ड्राई सोइल कहते हैं। पानी उपस्थित होते हुए भी यह शुष्क मृदा के भांति कार्य करती है, और इसे फिजियोलॉजिकल ड्राई सोइल कहते हैं। अब जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती चली जाती है, यहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी सी और कम होगी। जैसे पानी की मात्रा कम होगी, अब यहाँ पर
पादप को श्वसन क्रिया हेतु वायु उपलब्ध होने लग जाती है। हालांकि पानी की मात्रा अभी भी ज्यादा है, सोइल जो है इस पानी को रोके रखने में सक्षम नहीं है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, इसकी फील्ड कैपेसिटी इससे भी अधिक पानी है। यहाँ पर भी पानी जो है ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह वाटर ट्रेवल में जाता रहता है, परंतु क्योंकि इस कंडीशन से पानी की मात्रा कम है, अतः यहाँ पर वायु भी उपस्थित है, और वायु उपस्थित होने के कारण जड़ें श्वसन क्रिया करती हैं और जड़ों में वृद्धि होती है। इस डायग्राम की तुलना में आप देखोगे यहाँ पर जड़ें जो है फैल गई हैं, जड़ों में वृद्धि हुई है, और पादप की पत्तियां जो है ये पीले से हरे रंग की होती है। यानी पानी की मात्रा मृदा की जो क्षमता है उससे तो अधिक है, लेकिन यह संतृप्त मृदा नहीं है। यहाँ पर वायु उपस्थित है, और इसी वजह से पादप जो है यह पानी को अवशोषित करने में सक्षम है, और प्लांट जो है यहाँ पर हेल्दी प्लांट पाए जाते हैं। अब इससे जस्ट थोड़ा पानी और कम होता है मृदा के अंदर, मृदा के अंदर का पानी कम हो गया। एक ऐसी कंडीशन आती है जब पादप मृदा के अंदर उतना ही पानी उपलब्ध है जितना मृदा की पानी को अवशोषित रखने की या रोके रखने की क्षमता है। इस कंडीशन के बाद में ये जो पानी ड्रेन होकर ये ग्राउंड वाटर में जा रहा था, अब यहाँ पर बंद हो गया है। तो पानी धीरे धीरे यहाँ से पानी और कम होता चला है। अब यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी ड्रेन होना बंद हो गया है। इस कंडीशन को बोल देते हैं फील्ड कैपेसिटी। यानी इससे अधिक अगर पानी होगा तो यह गुरुत्वाकर्षण की वजह से भूमिक जल में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, लेकिन इससे कम है तो वह मृदा जो है इसे पूरी तरह अवशोषित किए हुए है। तो इसे हम फील्ड कैपेसिटी इसे कह देते हैं। इस कंडीशन में पादप की जड़ें जो है इसके चारों ओर पर्याप्त मात्रा में वायु और पर्याप्त मात्रा में हवा उपलब्ध होती है। वायु भी पर्याप्त है और हवा भी पर्याप्त है, और ऐसी कंडीशन में पौधा सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करता है। आप इस प्लांट को इस प्लांट से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जड़ें भी अधिक विकसित है और इसका एरियल पार्ट पत्तियां भी अधिक विकसित है। मैंने सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर जैसे 4 पत्तियां बनाई है, यहाँ पर 5 पत्तियां बनाई है, तो आप देख सकते हो कि इसकी तुलना में यहाँ पर पादप की वृद्धि और अधिक तेजी से होती है। और ये जो है प्लांट की वृद्धि के लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, पादप की उपयुक्त वृद्धि के लिए, सर्वाधिक वृद्धि के लिए उपयुक्त जल का स्तर होता है कि पादप के चारों ओर उपस्थित मिट्टी में इतना ही पानी उपलब्ध हो जितनी उस मिट्टी की क्षमता है, जिससे मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में हवा और पर्याप्त मात्रा में पानी रहे और पादप की उपयुक्त वृद्धि हो सके। अब पानी इससे कम होते होते कई बार इस कंडीशन में चला जाता है कि अब पानी की मात्रा जो है भूमि के अंदर उपस्थित है, सोइल के अंदर उपस्थित है, लेकिन यह पानी जो है अब इस सोइल के बीच में कैपिलरी में उपस्थित नहीं है। ये मृदा के कणों से जुड़ा हुआ है, मृदा के या तो आर्द्रता के रूप में या फिर इसके केमिकली बाउंड वाटर के रूप में। अब ये कैपिलरी वाटर के रूप में अवेलेबल नहीं है, यानी पानी कम होते होते इस कंडीशन में चला गया कि अब सोइल के अंदर वाटर कैपिलरी वाटर के रूप में अवेलेबल नहीं है, कैपिलरी वाटर या केसिका जल के अलावा किसी अन्य फॉर्म के रूप में उपलब्ध है। अब इस कंडीशन में भी पौधा इस पानी को अवशोषित करने में सक्षम नहीं है, यानी इससे नीचे अगर चला जाता है तो पौधा जो है वापिस जल को अवशोषित नहीं कर पाता है और पौधा पुनः मुरझा जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाती है, पानी अत्यधिक मात्रा में होता है तब भी पौधा मुरझा जाता है, और पानी जो आवश्यकता से कम मात्रा में होता है तब भी पौधा मुरझा जाता है। अब यहाँ पर आप देखो पानी कम होते होते एक लेवल ये भी चला जाता है कि पौधा जो है परमानेंट रूप से मुरझा जाता है, स्थायी रूप से मुरझा जाता है। इस कंडीशन को हमने कह दिया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कह दिया। और यहाँ पर आप देखा फील्ड कैपेसिटी का मतलब कि मृदा के अंदर उपस्थित जल की पर्याप्त मात्रा, इससे अधिक होने पर यह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जमीन में जाने लग जाता है। उससे जस्ट पहले वाली कंडीशन फील्ड कैपेसिटी कहला जाती है, और इसे हम परमानेंट विल्टिंग कहती है कि आवश्यकता से कम अगर पानी उपलब्ध है जिसमें पौधा स्थायी रूप से मुरझा जाता है, उसे हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इन दोनों टर्म्स को हम अभी और समझने का प्रयास करेंगे। पहला टर्म आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी, या मृदा की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता, यानी मृदा जो है ये कितनी अधिक मात्रा में पानी को रोके रखने में सक्षम है। जैसा कि हमने अभी पता कि बारिश होने के बाद पानी
जो है मिट्टी के अंदर आता है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी जो है धीरे धीरे करके रिसता है, परकोलेट होता है और फाइनली जो वाटर टेबल में पहुंच जाता है। इसके पश्चात जो मृदा के कणों के बीच में जल उपलब्ध रहता है, यानी ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में जल जब पूर्णतः रिस जाता है और वाटर टेबल में जाना जब बंद हो जाता है, उस कंडीशन में जो मृदा के अंदर पानी उपस्थित होता है उसे हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। यानी मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता जो है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। और प्रत्येक प्रकार की सोइल की अलग अलग प्रकार की जो सोइल है, सभी प्रकार की सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग। जैसा कि आपने देखा सैंडी सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, सिल्ट की उससे थोड़ी ज्यादा होती है, और क्ले सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि मृदा के कणों का आकार, उनके बीच में उपस्थित कैपिलरीज की संरचना, इन दोनों पर डिपेंड करता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जल के फाइनल परकोलेशन के उपरांत जल जो है पूर्ण रूप से जब गुरुत्वीय जल के रूप में चला जाता है, उसके पश्चात जो सोइल में पानी रह जाता है उसे हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। और दूसरा ये इसलिए होता है कि मृदा के कण और जल के अणुओं के बीच में कुछ आसंजक बल भी होता है, इसकी वजह से भी जो है मृदा के कण और जल जो है इनके बीच में संबंध पाया जाता है और ये पानी जो इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। सामान्यतया बरसात होने के 2 या 3 दिन पश्चात हम देखते हैं कि सारा पानी जो है, जो जितना पानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वाटर टेबल में पहुंचना था वो पहुंच जाता है। उसके उपरांत जो मृदा में जल उपलब्ध होता है उसे हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस प्रकार से होती है। 2 सैंपल लिए हैं, यहाँ पर हमने रोड साइड सोइल ली है, रोड साइड सोइल यानी रोड के किनारों की जो मिट्टी होती है वो ली है। ये हमने गार्डन सोइल ली है, एक बगीचे की मिट्टी को हमने लिया है, बिल्कुल ड्राई सोइल थी, इसके अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। दोनों के अंदर हम एक निश्चित मात्रा के अंदर पानी डालते हैं, दोनों के अंदर हमने एक निश्चित मात्रा में पानी डाला, फनल के अंदर ऊपर से पानी हमने डाला है, धीरे धीरे इस सोइल से होकर पानी गुजरता है और नीचे। ये जो पानी पहुंचा है इसे हम मानते हैं ग्रेविटेशनल वाटर के समकक्ष मानते हैं, गुरुत्वीय जल के समकक्ष मानते हैं कि पानी जो है इस मिट्टी से होता हुआ फाइनली कहाँ चला गया, मिट्टी इसे रोके रखने में असक्षम है, तो इससे परकोलेट होते हुए रिसते हुए ये पानी जो है ये यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ग्राउंड वाटर में चला गया। ये मान लिया हमने कि गुरुत्वाकर्षण जल है। अब ये सारा जल जब रिस जाने के पश्चात जब इससे पानी टपकना बिल्कुल बंद हो जाए, उस कंडीशन में ये जो मिट्टी है इसके अंदर हम देख लेंगे कितना पानी इसने अवेलेबल, कितना पानी इसने ऑब्जॉर्व किया है। यहाँ पर देखिएगा आप कि यहाँ मान लीजिएगा यहाँ पर भी हमने 100 ml पानी लिया था और यहाँ पर भी हमने 100 ml पानी लिया था। यहाँ पर 100 ml पानी लेने के उपरांत जो है ये काफी जल इसने ऑब्जॉर्व कर लिया और कम पानी यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस मिट्टी के द्वारा जल अवशोषित कम किया गया है और अधिक जल यहाँ पर आ गया है। ये आप देख सकते हो इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है क्योंकि नीचे पानी कम है, और इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत कम है क्योंकि नीचे पानी अधिक है। यानी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रोड साइड सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये अधिक है, और जबकि ये गार्डन सोइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर कम है। तो हम अलग अलग प्रकार की सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं और इस अमाउंट को मेजर भी कर सकते हैं। मान लो हमने 100 ml लिया था और यहाँ पर हमें 60 ml प्राप्त हो गया, यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि 40 ml जो पानी इसने अब्जॉर्व कर लिया, रोक लिया, तो यानी इसकी WHC जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है 40 ml हो सकता है यहाँ पर अब पानी आ गया 70 ml आ गए हो तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 30 ml है। इस प्रकार से हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ये कितनी। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मृदा में उपस्थित पानी की वह मात्रा कि अगर उससे अधिक मात्रा अगर पानी की कम हो जाएगी तो पौधा जो है स्थायी रूप से मुरझा जाता है। परमानेंट मतलब स्थायी रूप से, विल्टिंग मतलब मुरझा जाना। तो मृदा के अंदर उपस्थित पानी की वह मिनिमम मात्रा कि उससे ज्यादा अगर पानी कम हो गया तो पौधा स्थायी रूप से मुरझा जाता है, तो उसे हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर अब इस कंडीशन के अंदर अगर पौधे को हम पुनः सही अवस्था में प्राप्त करना है तब इसे पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाना पड़ेगा, तो कम से कम 12 घंटे लगेंगे ताकि पौधा जो है पुनः उस अवस्था में प्राप्त हो सके। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के उपरांत अगर तुरंत सिंचाई, अब इस पौधे को पानी आपको देना ही पड़ेगा और उसके पानी मिलने के उपरांत कुछ काफी समय
कुछ घंटों के उपरांत जो है पादप जो है पुनः स्थायी अवस्था में प्राप्त होता है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है यह डिपेंड करता है कि मिट्टी का प्रकार कौन सा है, मिट्टी के अंदर कैपिलरी स्ट्रक्चर कौन सी है और सिंचाई की क्षमता कितनी है, सिंचाई कितनी हो रही, इस पर डिपेंड करेगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। एक सामान्य रूप से हम फील्ड कैपेसिटी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जिसे हम परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज के रूप में, इसे हम परसेंटेज के रूप में बात करते हैं, इसलिए परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज लिखा है। तो किसी भी मृदा की जो जल धारण क्षमता है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, इन दोनों का जो अंतर है यह उस भूमि की, उस सोइल की वाटर सप्लाई कैपेसिटी होती है। वाटर सप्लाई कैपेसिटी का मतलब होता है कि ऐसी मृदा की हमें सिंचाई करनी है तो कितना पानी हमें देना चाहिए। एक छोटा सा हम इस डायग्राम से वापस देखने का प्रयास करेंगे। ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हमने डायग्राम दिखाया है इसकी बात कर रहे हैं। ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये है फील्ड कैपेसिटी। अगर पौधा जो है मुरझा चुका, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यहाँ पर पौधा स्थायी रूप से मुरझा गया है क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम है, हम सिंचाई करने लगेंगे धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ेगी। अब पानी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर आ गई फील्ड कैपेसिटी, यानी इस मृदा की पानी को रोके रखने की कितनी क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर इससे ज्यादा अगर आप पानी देते हो तो वह सिंचाई करते हो तो वह सारा का सारा पानी किस में चला जाएगा, ग्रेविटेशनल वाटर के में। तो पौधे की, किसी भी पौधे की सिंचाई हमें कितनी करनी चाहिए, हम सिंचाई करते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से लेकर फील्ड कैपेसिटी के बीच में सिंचाई करते हैं। पादप की सिंचाई कितनी, इससे ज्यादा अगर सिंचाई करते हैं तो वो बेकार चली जाएगी, और इससे कम पानी अगर अवेलेबल है तो वो पौधा जो है यहाँ पर स्थायी रूप से मुरझा जाता है। तो हमें मिट्टी के प्रकार के अनुसार यह तय करना आवश्यक है कि किस पादप को या किस प्रकार की मिट्टी को कितना पानी दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि पानी एक अमूल्य धरोहर है और पानी को बेकार अगर हम करते हैं तो हम हमारे संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। तो किसानों के लिए यह चीज बहुत ही आवश्यक है कि उन्हें इस चीज के लिए जागरूक किया जाए, उनके अंदर यह समझ विकसित की जाए किस प्रकार की सोइल को कितना, कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, ताकि इस अमूल्य जल जो है इसका अपयोग नहीं, और हम जल को बचा सकें और हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है शुद्ध जल को पीने में और सिंचाई में काम ले सके। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जल अवशोषण जो है पादपों के द्वारा किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन है, जल अवशोषण की जो प्रक्रिया है इसे हम इसी सीरीज के अंदर अगली क्लासेस के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आप ऑनलाइन क्लासेस से इसी प्रकार जुड़िए। थैंक यू।